हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और आप लोग अगर ये चाहते हैं कि मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूं, क्योंकि दो तरह से एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं, या तो कि हम अपने वॉइस को रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दें, या फिर स्क्रीन को रख करके जिसमें आपका पीडीएफ होगा और तब लाइन टू लाइन रीड करके समझाएं। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा तरीका आपको पसंद आएगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स का मतलब होता है हिस्से, ग्रुप्स। तो अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है हमारे जो आसपास होती रहती है। लाइक आपने देखा होगा कि पोस्टमैन जो है वो लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ट्रांसफ़र करवाता है। उसके अलावा आपने कुली देखे होंगे जो हमारे सामान को, लगेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैरी करते हैं और जगह जगह उनको बेचते हैं। फिर आपने देखे होंगे ऐसी शॉप्स जहाँ पे जो कपड़े हैं, यानी कि जो क्लोथ्स हैं, उनको बेचा जाता है। कहीं पे कॉटन की प्रोडक्शन हो रही होती है, कहीं पे ईंटें बनाई जा रही होती हैं। सो लेट अस लुक एट दीज पिक्चर्स। आप ये देखेंगे कि जो सब लोग हैं वो कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, कईयों में हम कोई गुड को, यानी कि कोई चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। कुछ में क्या होता है कि हम वो जो प्रोड्यूस चीज़ है ना, जो हमने चीज़ें बनाई हैं, हम उनको ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं या किसी कोई तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बांट रखा है और इसे ही हम बोलते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नाउ देयर आर मेनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन अब डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो कई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट कंजम्पशन करते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। कॉटन को उगाने को आप जानते ही हो। तो कॉटन को उगाने में क्या है, कॉटन को उगाने में नेचुरल रिसोर्सेज कोई तो आपने यूज़ किया है। आपने नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से यूज़ करे हैं, सॉइल यूज़ करी है, वाटर यूज़ किया है, एयर यूज़ आई है, सनलाइट यूज़ आई है। ये सब तो नेचुरल रिसोर्सेज है। तो मेनली बट नॉट एंटायरली, यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने मैन मेड होती है, जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, ये सब हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जैसे कि आपका सनशाइन हो गया, रेनफॉल हो गए, ये जो फैक्टर्स हैं ये नेचुरल फैक्टर्स हैं और यही ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉटन की कल्टीवेशन में हेल्पफुल रहते हैं। आगे देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको यूज़ करके कॉटन बनाया, और कॉटन भी खुद क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है। कॉटन इटसेल्फ इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट। इसी तरह से आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हो। सो वी आर डिपेंडेंट ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ एनिमल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर एक्सेट्रा। अगर हम बात करते हैं डेयरी की, तो डेयरी में क्या होता है, जो भी हमें डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो एनिमल से मिलते हैं, राइट। और तो अब यहाँ पे जो डेयरी, जैसे अपने एनिमल्स को यूज़ करके, है ना, हमने क्या किया, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए। तो जो डेयरी प्रोडक्ट है, जैसे मिल्क हो गया, ये भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है, राइट। तो डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर क्रॉप्स से जो प्रोडक्शन हुई है, ये सभी क्या होते हैं, आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं। सिमिलरली मिनरल्स एंड ओर्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट। जो मिनरल्स होते हैं या फिर जो ओर्स होते हैं, है ना, ये भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो हमें ज़मीन से मिलते हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचर को इस्तेमाल करके, जब हम किसी भी चीज़ का प्रोड्यूस करते हैं, कभी किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, किसको यूज़ करके, नेचर को यूज़ करके, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, जब भी हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो उस तरीके की एक्टिविटी को प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। अगर आपको कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी है और आपको बताना है कि क्या ये प्राइमरी है या नहीं है, तो बहुत आसान है। आप उसमें देखेंगे कि कोई नेचुरल चीज़ की प्रोडक्शन हुई है, कोई क्रॉप प्रोड्यूस हुई है, कोई डेयरी प्रोडक्ट निकला है। नेचर से डायरेक्ट कांटेक्ट में जो एक्टिविटी रहती है वो ये वाली रहती है, प्राइमरी एक्टिविटी रहती है। जैसे कि यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हो। अनियन या कोई मटर उगाई, यानी कि प्रोडक्शन करी किसी चीज़ की, तो ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है।
उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉटन को उगाया जा रहा है ना। यहाँ पे भी किसी तरीके की क्रॉप को उगाया जा रहा है, वीट को उगाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिल्क को निकाला जा रहा है फ्रॉम द काउ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओर्स जो कोल है उसकी माइनिंग हो रही है, यानी कि मिनरल्स को निकाला जा रहा है फ्रॉम द सॉइल। सो प्रोड्यूसर्स ऑफ द नेचुरल गुड, ये वो चीज़ें हैं जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल गुड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या है, ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स है वो नेचुरल प्रोडक्ट है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर दी नेचुरल प्रोडक्ट्स, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर दी नेचुरल प्रोडक्ट्स, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर। क्या देखने वाले हैं अब हम यहाँ पे? सेकेंडरी सेक्टर। कलर चेंज कर लेते हैं। देखो, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी यानी सेकंड, प्राइमरी यानी फर्स्ट। देखो, आप प्राइमरी क्लास में होते हो, यानी कि आप अपने बेसिक लेवल पे होते हो। आपके स्कूलिंग से सबका सबसे बेसिक का सबसे इनिशियल लेवल होता है प्राइमरी लेवल। फिर आप सेकेंडरी सेक्टर में आते हो, यानी कि आप मिडिल ब्लॉक में आते हो, थोड़े बड़े होते हो। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या है? जब प्राइमरी सेक्टर होता है तभी सेकेंडरी सेक्टर होता है। तो प्राइमरी सेक्टर के एग्जिस्टेंस से सेकेंडरी सेक्टर बना। Secondary sector covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activity. जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें क्या होता है, जो भी सारी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो भी बनाए गए हैं उनको चेंज किया जाता है, यानी कि उनको मॉडिफाई किया जाता है और उनसे किसी नई चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जाता है। दैट मीन्स, आप कुछ इसको यहाँ पे ऐसे समझो कि यहाँ पे मेरे पास है टर्शरी सेक्टर। यहाँ पे हमारे पास है टर्शरी सेक्टर, मैं इसको टी से डिनोट कर रही हूँ। फिर मेरे पास एक दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर। अब देखते हैं टर्शरी सेक्टर, टर्शरी नहीं सॉरी प्राइमरी सेक्टर, गलत लिख दिया हमने, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आता है सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि हमने कॉटन को उगाया, हमने क्या किया, कॉटन को उगाया, यहाँ पे उगाया हमने कॉटन को। कॉटन को ऐसे थोड़ी ना उगाते हैं, हमने ऐसे कॉटन को उगाया, यहाँ पे हमने कॉटन को उगाया है। अब ये जो कॉटन उगी है, क्या इस कॉटन का कोई यूज़ है? क्या इस कॉटन को अगर मैं मार्केट में ले आती हूँ सीधा, अगर इस कॉटन को मैं सीधा मार्केट में ले आई और ये मेरी शॉप है, ये मेरी शॉप है, तो क्या इस कॉटन को मैं यूज़ कर सकती हूँ, बेच सकती हूँ उसको? मैं कुछ नहीं बेच सकती। क्यों नहीं बेच सकती? क्योंकि ये मेरे किसी काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं? क्योंकि कॉटन का के लिए मैं क्या करूँगी, कॉटन को ना खा सकती हूँ, कॉटन का कोई काम ही नहीं है मेरे लिए। तो कॉटन को जब मैं किसी शॉप में लाई और मैंने कहा कि अब मैं इसको बेचूँगी, तो मुझे क्या कोई फ़ायदा मिलेगा? अगर कंज्यूमर्स को किसी चीज़ की डिमांड है तो वो कॉटन की नहीं है, व्हाट दे वांट कि वो कॉटन के क्लोथ्स चाहते हैं, कॉटन के कपड़े चाहते हैं। तो कॉटन के कपड़े कब आएंगे? जब कॉटन सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा। यहाँ पे होगी इसकी, यहाँ पे होगी मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ की, ऑफ ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होगी। तो बेसिकली जो प्राइमरी सेक्टर होता है, जो प्राइमरी सेक्टर है, उस प्राइमरी सेक्टर में हम जो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है, वो किसी काम की नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस वो सेकेंडरी सेक्टर में जाकर के मॉडिफाई हो और कोई नई चीज़ में बदले, और यहाँ जो चीज़ बनेगी ना वो हम तक पहुँचेगी।
ठीक है। ये सिंपल सी बात थी। तो सेकेंडरी सेक्टर का आपको इतना समझ में आ गया। सेकेंडरी सेक्टर में आप देख सकते हो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी सेक्टर्स इंक्लूड इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसलिए सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। सो इट इज़ नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर के बाद ही सेकेंडरी सेक्टर आता है। जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, वो नेचर ने नहीं बनाया है ना। सी यहाँ पे क्या बोला है, द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। कि जो भी चीज़ बनाई गई है, कॉटन के जो कपड़े बनाए गए हैं वो नेचर ने नहीं बनाए हैं। हमने कॉटन के लिए जो मेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल था वो नेचर का लिया है। लेकिन यहाँ पे जो कॉटन है उसको बहुत मैन्युफैक्चर किया गया, बहुत मॉडिफिकेशंस की गई और तब जाके हमने कॉटन को बनाया है, कॉटन क्लोथ्स को बनाया है। द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर। जो कॉटन के कपड़े हैं वो नेचर ने नहीं बना के दिए हैं, लेकिन हमने उसको बनाया है। और इस वजह से जो नेचर ने हमें रॉ मटेरियल वाली कॉटन दी थी उसको हमने मॉडिफाई करके उससे क्लोथ्स बनाए हैं। ये जो काम है मॉडिफिकेशन का, ये जो काम है मॉडिफिकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग का। मॉडिफिकेशन पहले तो आपने उसको कन्वर्ट किया, उस रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्ट बनाया। सो दिस इज व्हाट इज फर्स्ट मॉडिफिकेशन एंड देन व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। सो ये जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का, ये या तो इंडस्ट्रीज़ में हो सकता, ये तो या तो फैक्ट्रीज़ में होता है या किसी वर्कशॉप पे या होम पे भी किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लोथ। तो हम क्या करते हैं, हमने कॉटन लिया, हमने कॉटन लिया और इस कॉटन से हमने क्या किया, कपड़ा बुन लिया। यूजिंग शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल, अगर हम शुगर केन की बात करें तो हमने उससे गुड़, शुगर बना ली। हमने जो अर्थ था, लैंड था, उसको ब्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, है ना। और इन ब्रिक्स से हमने बिल्डिंग्स बना ली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज से एसोसिएट कर रहे हैं सेक्टर को। ये जो सेक्टर इज एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्रीज और इसलिए इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। अब यहाँ पे आता है कि आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज दैट फॉल्स अंडर टर्शियरी सेक्टर एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू। प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद यहाँ पे एक थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज़ भी आती है और इसे हम टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें हुई प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल गुड, सेकेंडरी सेक्टर में हुई प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल गुड। तो टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है, प्रोडक्शन होती है या कुछ और होता है। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपके पास लेट्स से कुछ अपन एक रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं कि यू हैव यू वांट टू गो टू अ होटल, आप होटल जाना चाहते हो, ठीक है। अब आपका घर है यहाँ पे और आपको जाना है होटल। सो यू नीड सम ट्रांसपोर्टेशन राइट। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो तो आप अपने घर पे रहो और होटल अपनी जगह पे रहे। देखो, मान लो कि ये प्राइमरी सेक्टर है और ये आपका सेकेंडरी सेक्टर है। तो इसको मैं प्राइमरी सेक्टर मान रही हूँ, इसको प्राइमरी सेक्टर मान रहे हैं हम घर को, और हम टर्शरी सेक्टर मान रहे हैं हमारे होटल को, सॉरी सेकेंडरी सेक्टर मान रहे हैं होटल को। तो यहाँ पे ये हमारा प्राइमरी सेक्टर है, ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर है। मेरे को अगर जो गुड मैंने प्राइमरी सेक्टर में बनाई है उसको सेकेंडरी सेक्टर में भेजना है, सो व्हाट आई नीड ट्रांसपोर्टेशन। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, जो गुड्स है वो जहाँ पर है वहीं पे रहेंगी, लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। अगर यहाँ पे कोई दुकान है तो यहाँ तक हमारा कॉटन जा सकता है, या फिर अगर आपके एकदम 2 कदम दूर होटल है तो आप वहाँ जा सकते हो, लेकिन एक बहुत दूर होटल है, आपको वहाँ जाना है, देन यू कैन नॉट गो।
सो एक लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन हो जा रहा है। इस लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं और इसीलिए ज़रूरत पड़ी टर्शरी सेक्टर की। टर्शरी सेक्टर क्या है? ये सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर है। सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर यानी कि जो सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब टर्शरी सेक्टर में एक टर्शरी सेक्टर जो है इसमें अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो भी प्राइमरी सेक्टर में बना और जो भी सेकेंडरी सेक्टर में पहुंचना है तो वहाँ पे भी एक ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। फिर सेकेंडरी सेक्टर से हमारे दुकानों तक पहुंचना है तो भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे चाहिए। ये टर्शरी सेक्टर है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, बट इट हेल्प्स, इट सपोर्ट्स द प्राइमरी इन द सेकेंडरी सेक्टर, राइट। अब यहाँ पे आप मान लो कि ये तो ठीक है, हमने मान लिया कि ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ टर्शरी सेक्टर, बट बहुत सारी और चीज़ें हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी टीचिंग है, हमारा हेल्थ सेक्टर है, हमारा एजुकेशन सेक्टर है, या हमारा बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है। यहाँ पे तो कोई ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं हो रहा, तो क्या यहाँ पर कोई भी तरीके का सेक्टर नहीं है, कोई भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेक्टर है। हम ये भी जानते हैं कि एजुकेशन सेक्टर भी बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेक्टर है। तो यार ये जो सेक्टर्स है ना, जो कि कोई तरह की प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, बट दे आर अदर देन द सेकेंडरी एंड द प्राइमरी सेक्टर, एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड द टर्शरी सेक्टर। जो भी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में नहीं आता हो, चार ऑप्शंस में भी देखो, कौन सा प्राइमरी में नहीं है, सेकेंडरी में नहीं है, वो टर्शरी में होता है। क्यों? क्योंकि टर्शरी सेक्टर में अदर देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर आता है। टर्शरी सेक्टर में वो सारी तरीके की सर्विसेज आती हैं जो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, प्रोडक्शन ऑफ दिस दैट, या फिर मेकिंग कॉटन क्लोथ्स, मेकिंग बिस्किट्स, दीज आर ऑल योर सेकेंडरी एंड द प्राइमरी एक्टिविटीज। बट tertiary sector you have banking, insurance, communication, trade, transportation, so these things are your tertiary sector. ठीक है, and there are other services also, like you have like teaching, like being a doctor, and being an engineer, so all these are also a tertiary sector. and आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ग्रो होता हुआ tertiary sector है IT sector, that is information technology sector। टर्शरी सेक्टर में यहाँ पे जब हम आईटी की बात करते हैं तो आईटी हेल्प्स इन कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन को इतना अच्छा बनाता है कि आईटी सेक्टर एक टर्शरी सेक्टर है। और कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है इसलिए कहीं ना कहीं जो प्राइमरी सेक्टर है और सेकेंडरी सेक्टर है उनको भी फ़ायदा मिल रहा है। जो आईटी डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन सा साइक्लोन आ रहा है, किस दिन बारिश होगी, ये सब चीज़ें जब फार्मर्स को पता चलती हैं तो बहुत हेल्प होती है उनको कि वो पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स ले सके। इसलिए आईटी सेक्टर का होना बहुत ज़रूरी होता है, और आईटी सेक्टर इज़ नथिंग बट अ टर्शियरी सेक्टर। तो these are activities that help in development of primary in the secondary sector। तो टर्शरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट करती हैं। ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं दे डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड, यहाँ पे किसी गुड की प्रोडक्शन तो हो भी नहीं रही है। ठीक है, किसी तरह की गुड की प्रोडक्शन क्या हो रही है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं हो रही है। रादर ये हेल्प कर रहे हैं किसको? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। सो they do not produce a good, but they support the production process। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं भी आपको एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ, फिर हम बुक का एग्जाम्पल रीड कर लेंगे, राइट। तो एक एग्जाम्पल हम समझते फिर हम बुक का भी एग्जाम्पल देख लेंगे, राइट। सॉरी। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेने वाली हूँ। यहाँ पे हम कुछ बॉक्सेस बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैंने उगाई क्रॉप, ये मैंने उगाई क्रॉप, लेट्स से पटेटो, लेट्स से यहाँ पे उगाया हमने पटेटो, राइट।
ये यहाँ पे है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि कोई फैक्ट्री। अब मेरे पास बहुत सारी क्रॉप उगी, ठीक है, मैंने बहुत सारा पोटैटो उगाया। अब मुझे ये पोटैटो जो है ट्रांसपोर्ट करना है इधर, लेकिन ये जगह बहुत दूर है ना। तो अब क्या होगा? अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मेरे पास एक बहुत बड़ा ट्रक हो और वो यहाँ पर इस सामान को पहुँचा जाए, या दूसरी चीज़ हो सकती है कि मैं थोड़ा सा स्टॉक पहले भिजवाऊँ यहाँ पे, फिर थोड़ा सा बाद में भिजवाऊँ। बट फॉर दिस, अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके यहाँ भिजवा रही हूँ, वॉट आई वुड नीड ऑब्वियसली अ स्टोर हाउस। आई वुड नीड अ स्टोरिंग हाउस। मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे एक स्टोरिंग हाउस चाहिए होगा कि थोड़ा सा पहले यहाँ पे चला जाए, 50% पहले चला जाए, 50% पहले चला जाए, है ना, और 50% बाद में चला जाए। बट फॉर दैट आई नीड अ स्टोरेज हाउस। आई नीड अ स्टोरेज हाउस। अगर ये स्टोरेज हाउस नहीं हुआ तो क्या होगा कि मेरे पास इतना बड़ा ट्रक तो है नहीं, मैंने थोड़ा सा पोटैटो यहाँ भिजवा दिया और 50% था जो वेस्ट हो गया। तो ऐसी सिचुएशंस से बचने के लिए वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वी नीड अ वेरी प्रॉपर व्हाट, टर्शरी सेक्टर। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल दिया गया है, लेट्स सी क्या है ये एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिया गया है। So, for example, goods that are produced in primary or secondary sector would need to be transported by trucks or trains and then sold in the wholesale and retail shops. At times, it may be necessary to store these. वही आ गया, अगर आपको स्टोर करना हो उनको गोडाउंस में, so what you need a storage house, a godown. लेकिन अगर आपके पास ऐसा स्टोरेज हाउस या गोडाउन नहीं है, यानी कि अगर आपके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, सो what it is lack of tertiary sector. Storage is also a tertiary sector, right? उसके अलावा भी हो क्या सकता है कि हमको किसी फैक्ट्री को फ़ोन करना हो कि हम आपके पास अपना सामान भिजवा रहे हैं, सो हेयर यू नीड व्हाट, कम्युनिकेशन। ठीक है। देन अदर थिंग्स कैन बी कि आपको एक ट्रक खरीदना है, जैसे कि आप सारा सामान एक बार में अच्छे से भिजवा सको, सो देन यू नीड टू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक सो दैट यू कैन परचेज अ ट्रक। सो फ्रॉम हेयर यू कैन से दैट ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज हो गया जैसे गोडाउंस हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, ट्रेड हो गया। ये एग्जाम्पल्स हैं टर्शरी सेक्टर के। एक एक करके आपको मैं बताती जाती हूँ कैसे। ट्रांसपोर्टेशन, अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो आपकी जो गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं प्राइमरी सेक्टर में वो सेकेंडरी सेक्टर तक नहीं पहुँच पाएंगी, और सेकेंडरी सेक्टर तक अगर वो पहुँच गई फिर वो हमारे तक नहीं आ पाएंगी। स्टोरेज का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये नीड टू स्टोर योर गुड सम टाइम। जो प्रोड्यूस किया है आपने प्राइमरी सेक्टर में, अगर आपको उसे स्टोर करना पड़ा, सो फॉर दैट यू नीड अ स्टोरेज हाउस, अ स्टोरेज रूम, दैट वुड बी अ गोडाउन, एंड दैट इज अगेन अ टर्शरी सेक्टर। कम्युनिकेशन, सो एज आई टोल्ड यू दैट लेट्स से बारिश आने वाली है बहुत तेज़, तो फार्मर्स को उस चीज़ को इन्फॉर्म करने के लिए देयर आर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। ठीक है, आईटी की वजह से कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं। तो कम्युनिकेशन से क्या होता है, पता चल जाता है न्यूज़पेपर्स के थ्रू या किसी भी अदर मीडिया के थ्रू कि बारिश होने वाली है तेज़, है ना। तो फार्मर्स अपने उस हिसाब से क्रॉप को संभाल सकते हैं। बैंकिंग, पैसे को बोरो करना है, ट्रेड, सो दीज आर द थिंग्स। एंड सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज रादर देन गुड, ये कहलाती है हमारी second service sector as well. So tertiary sector is always also called as secondary sector, right? Now सर्विस सेक्टर में और भी कई इसेंशियल सर्विसेज आती हैं जो ऑल्दो
किसी तरीके के प्रोडक्शन ऑफ गुड में कोई हेल्प नहीं कर रही हैं। जैसे कि आपने देखा बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये तो हेल्प कर भी रही हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनका कोई नाता नहीं होता प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के साथ, जैसे कि टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए। देन ये क्या कर रहे हैं, ये प्रोवाइड कर रहे हैं पर्सनल सर्विसेज को, ये भी सर्विस प्रोवाइडर हैं टू द पीपल। उसके अलावा कुछ बहुत ऐसे छोटे ऑक्यूपेशंस भी होते हैं, मतलब ऐसे काम जो कि अनऑर्गेनाइज्ड हैं, जैसे वॉशरमैन हो गए, बार्बर्स हो गए, कॉबलर्स हो गए। लॉयर्स इज़ अगेन ऑर्गेनाइज्ड। तो ये जो है ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी वर्क कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, पब्लिक को। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गए या अकाउंटिंग वर्क्स होते हैं, तो ये भी क्या है, हमारे सर्विस सेक्टर में आते हैं। उसके अलावा हमारे पास इंटरनेट के अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ग्रो कर रही है। तो इसकी वजह से अब क्या क्या आ रहे हैं, इंटरनेट कैफ़े आ रहे हैं, एटीएम बूथ्स आ रहे हैं, कॉल सेंटर्स आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज आ रही हैं। ये क्या हो गए, बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर्स बन गए हैं, टर्शरी एक्टिविटीज़ बन गई हैं। अब इस वाले पेज को हम बाद में करेंगे, अभी हम ये करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन इंडिया। तो ग्राफ वन shows the production of goods and services in the three sectors. This is shown for 2 years, 1973, 1974 and 2013-14। तो यहाँ पे आपको 40 साल का, ठीक है, 40 years तक का एक सेकेंड, यस, यहाँ पे आपको 40 years तक का एक एक 40 years के टाइम स्पैन में जो कुछ अंतर आए हैं टर्शरी, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में, वो दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। यहाँ पे आपको ये मैप देखने को मिल रहा है, और आप ग्राफ देखने को मिल रहा है, सॉरी। इस ग्राफ में जो ब्लू वाला है वो है प्राइमरी सेक्टर, द ब्लू वन इज द प्राइमरी सेक्टर, द रेड वन इज द सेकेंडरी सेक्टर एंड द ग्रीन वन इज द टर्शरी सेक्टर। सो आप 1973-74 में अगर ये देखते हैं, सो यू विल सी कि उस समय सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है, अगर आप यहाँ पे देखें इन विड्थ को देखें, अगर आप इन सब की, इसकी इतनी है, इसकी बहुत कम है, और इसकी थोड़ी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा आपको विड्थ देखने को मिलती है सी, सबसे ज़्यादा विड्थ इसकी देखने को मिलती है। ये कौन सा सेक्टर है आपका, प्राइमरी सेक्टर है। दिस इज़ योर प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। यहाँ पे आपको विड्थ बहुत कम देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको विड्थ ऑल्दो सेकेंडरी सेक्टर से ज़्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन टर्शरी प्राइमरी सेक्टर से कम। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि 1973-74 में सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हो रहा था वो प्राइमरी सेक्टर में था, सबसे कम सेकेंडरी सेक्टर में था, और फिर टर्शरी सेक्टर का जो था वो प्राइमरी सेक्टर से तो कम था, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर से ज़्यादा था। लेकिन 2013-14 में कुछ ऐसा आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है, इसको थोड़ा सा 2013-14 में अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है वो हुई है टर्शरी सेक्टर की। फिर यहाँ पे आपको सेकेंडरी सेक्टर दिख रहा है, और यहाँ पे आपको प्राइमरी सेक्टर दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा कम ग्रोथ जो हुई है वो हुई है प्राइमरी सेक्टर की। उसके बाद यहाँ पे आता है सेकेंडरी सेक्टर, और एकदम सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है ना, वो हुई है टर्शरी सेक्टर की। तो इस ग्राफ से आपको पता चलता है कि वो 40 years बिटवीन 1973-74 to 2013 and 14, production in all three sectors has increased. It has increased the most in tertiary sector.
तो 1973-74 और 2013-14 के ग्राफ के जो टाइम स्पैन है, इसमें सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुआ है वो टर्शरी सेक्टर का हुआ है. In year 2013-14, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. अगर आप यहाँ पे देखते हो कि 1973-74 में सबसे ज़्यादा जो ग्रोइंग सेक्टर था वो था प्राइमरी सेक्टर, उसकी विड्थ से आपको पता चल रहा है. लेकिन 2013-14 में कुछ ऐसा हुआ कि टर्शरी सेक्टर एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हाइट पे आ गया, यानी बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया. इतना इतना तो प्राइमरी सेक्टर बिल्कुल ही नहीं कर पाया. तो जो टर्शरी सेक्टर है वही लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर बन जाता है इंडिया में. देन वाई इज टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया? बहुत सारे रीजंस हैं. अब यहाँ पे हम 4 रीजंस को देखने वाले हैं कि क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि क्यों जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो पीछे रह गया और टर्शियरी सेक्टर एक बहुत ही हाइट पे पहुँच गया. ठीक है, तो शुरू करते हैं. द फर्स्ट रीज़न गोज़ हेयर. यस, द फर्स्ट रीज़न गोज़ हेयर. इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गए, पोस्ट हो गया, टेलीग्राफ सर्विसेज हो गए, ठीक है, पुलिस स्टेशंस हो गए, कोर्ट्स हो गए, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हो गए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हो गए, डिफेंस हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस हो गए, कंपनीज हो गई. ये रिक्वायरमेंट की चीज़ है. कौन कौन सी रिक्वायरमेंट की चीज़ है? हॉस्पिटल्स चाहिए भाई, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चाहिए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, पुलिस स्टेशन चाहिए, कोर्ट्स चाहिए, विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज भी चाहिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस भी चाहिए, डिफेंस भी चाहिए, डिफेंस फोर्स भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी चाहिए हमें, बैंक्स भी चाहिए, इंश्योरेंस भी चाहिए हमें, कंपनीज भी चाहिए. ये सब क्या है? ये सब टर्शरी सेक्टर है. सो ये हमारी कुछ बेसिक सर्विसेज हैं. दीज कैन बी कंसिडर्ड एज अ बेसिक सर्विसेज. तो कोई भी डेवलपिंग कंट्री हो उसमें सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट होगा वो इन्हीं सर्विसेज का होगा. इसी वजह से ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये हमारी बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रही हैं, जिस वजह से टर्शरी सेक्टर की इतनी हमें ग्रोथ दिखी है. तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जिसमें ये सब एक्टिविटीज़ ग्रो करती जा रही हैं और ये सब सर्विसेज के ग्रो होने की वजह से ही टर्शरी सेक्टर जो है वो उतना ज़्यादा जल्दी ग्रो कर पा रहा है. सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड द लाइक एज वी हैव ऑलरेडी सीन. देखो यहाँ पे क्या है, जैसे एग्रीकल्चर बढ़ेगा है ना, और जिस तरह से सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा, तो जिस तरह से एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा तो उसी तरह से उसके ही साइमल्टेनियसली उसके ही कॉरस्पॉन्डली हमारा जो टर्शरी सेक्टर है वो भी बढ़ेगा. सो ग्रेटर द डेवलप, ये आपको याद रखनी है चीज़, ग्रेटर द डेवलपमेंट, जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, greater the development of the primary and the secondary sector, there would be more the demand of the service sector. Okay. अब लोग अमीर भी होते जा रहे हैं, आपको ये बिग सिटीज़ में देखने को मिलता ही होगा. तो जैसे जैसे हमारी सोसाइटी का रिच सेक्शन बढ़ता जा रहा है वैसे ही डिमांड्स फॉर मोर टूरिज़्म, ज़्यादा टूरिज़्म की डिमांड होती जा रही है, ज़्यादा टूरिज़्म की डिमांड होती जा रही है, ज़्यादा शॉपिंग की डिमांड होती जा रही है, ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं, ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स आते जा रहे हैं, ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती जा रही है. तो यही रीजंस हैं कि जिस वजह से हमारा टर्शरी सेक्टर बढ़ रहा है. जिस तरह से सोसाइटी का रिच सेक्शन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से लोगों की डिमांड्स, जैसे लोगों के पास पैसा आ रहा है तो खूब घूमेंगे, खूब शॉपिंग करेंगे, बीमार हुए तो गवर्नमेंट में नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, प्राइवेट स्कूल्स लेंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स करेंगे. तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या कर रही हैं, ये टर्शरी सेक्टर को बढ़ावा दे रही हैं.
और यही चेंज आपको बिग सिटीज़ में जब जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है उनमें आराम से देखने को मिलता है, लाइक मुंबई, दिल्ली, यहाँ पे। Fourth, over the past decade or so, certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential. चौथी चीज़ क्या है, आईटी सेक्टर की ग्रोथ हो रही है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी सेक्टर जो है, जैसे आप आईसीटी सेक्टर भी कहते हो, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो आईसीटी इसको ऐसे याद रख लो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। ये जो आईसीटी सेक्टर है ये बढ़ता जा रहा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर बढ़ता जा रहा है। ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी हो गया है। इस वजह से इन सर्विसेज की ग्रोथ भी हो रही है, और इन सर्विसेज की ग्रोथ जो हो रही है इसकी वजह से हमारा टर्शरी सेक्टर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये कुछ नहीं बल्कि टर्शरी सेक्टर है। ग्रोथ इन दीज सर्विसेज इज द ग्रोथ इन द टर्शरी सेक्टर। सो दैट इज वाई टर्शरी सेक्टर में इस तरह से आपको बढ़ोतरी दिखती जा रही है, राइट। However, you must remember that not all of the service sector is growing equally well. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत आयरनी यानी कि बहुत उल्टी बात आती है। सर्विस सेक्टर में इंडिया में बहुत ग्रो करता हुआ दिख रहा है। हमें ये दिख रहा है कि सर्विस सेक्टर इंडिया एम्प्लॉयज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। यहाँ पे देखो, सर्विस सेक्टर में लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज हैं जो एम्प्लॉय कर रही हैं हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड वर्कर्स को। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर्स हो गए, ये हमारा हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड सेक्टर है लोगों का। तो टर्शरी सेक्टर में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स को रख रही है, लेकिन ये जो सेक्टर है जो कि केवल स्किल्ड और ऑर्गेनाइज वर्कर्स को रख रहा है टर्शरी सेक्टर में, वो बहुत कम है, लिमिटेड है। लेकिन टर्शियरी सेक्टर डजेंट ओनली कंटेन द स्किल्ड पीपल, यहाँ पे आपके स्मॉल शॉपकीपर्स भी आते हैं, रिपेयर पर्सन्स भी आते हैं, ट्रांसपोर्ट पर्सन्स भी आते हैं। ये ड्राइवर्स हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, रिपेयर पर्सन्स हो गए, ये जो लोग हैं ये कोई स्किल्ड एंड एजुकेटेड सेक्टर नहीं है टर्शियरी सेक्टर का। कोई स्किल्ड या एजुकेटेड लोग नहीं है टर्शियरी सेक्टर के। दैट इज़ वाई ये भी टर्शियरी सेक्टर को बढ़ा रहे हैं, मगर ये जो बढ़ा रहे हैं ये डेवलपमेंट को लीड नहीं कर रहे हैं। So these people barely manage to earn a living, and yet they perform these services because no alternative opportunities for work are available. इन लोग के घरों में ऐसा पैसा नहीं होता कि इन लोग को अच्छे से पढ़ा लिखा के कुछ अच्छा बना दिया होता, तो इस वजह से ये लोग शॉपकीपर्स या ट्रांसपोर्ट पर्सनस, ड्राइवर्स जिन्हें हम कहते हैं, तो ये ऑक्यूपेशंस को कैरी ऑन कर लेते हैं। Hence only a part of this sector is growing in importance. जो important है वो ये है कि वैल्यूएबल पार्ट बहुत कम ग्रो हो रहा है। एक ही पार्ट है वैल्यूएबल जो कि टर्शरी सेक्टर में ग्रो हो रहा है। टर्शरी सेक्टर बहुत ह्यूज है, इसमें आप मान लो कि जो ये वाला सेक्टर, ये वाला हिस्सा जो है ये एजुकेटेड का है, ये वाला हिस्सा अनएजुकेटेड का है। जो एजुकेटेड का हिस्सा है और जो यहाँ पे अनएजुकेटेड का हिस्सा है, इसमें केवल इतना अंतर है कि एजुकेटेड की हमें इम्पोर्टेंस और अनएजुकेटेड की इम्पोर्टेंस हमें नहीं है, कोई वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि वो हमारे किसी काम का है ही नहीं। क्या? अनएजुकेटेड सेक्टर। सो वाई आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड? कहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉय होते हैं? जैसा कि हमने देखा कि जो टर्शरी सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा उसका जीडीपी ग्रोथ हुआ है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे हमने देखा रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉय होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। टर्शरी सेक्टर में बहुत कम लोग एम्प्लॉयड होते हैं। तो अ रिमार्केबल फैक्ट इन इंडिया इज़ दैट कि जीडीपी बढ़ती जा रही है टर्शरी सेक्टर की और सेकेंडरी सेक्टर की, लेकिन एम्प्लॉयमेंट इन सेक्टर्स में उतना नहीं है जितना इनका जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। तो प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर एवर नाउ। अभी भी प्राइमरी सेक्टर ही सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, यानी कि अभी भी सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो प्राइमरी सेक्टर में ही है। नाउ ऐसा क्यों प्राइमरी सेक्टर में नहीं हो रहा है?
है ना? इट इज़ बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स आर क्रिएटेड इन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्यों ऐसा है कि इतनी ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं? क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में क्या है, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इतनी इनफ जॉब्स नहीं है, लिमिटेड जॉब्स है, लेकिन जो लोग उसमें काम कर रहे हैं दे आर बीइंग पेड हाई। सो अब यहाँ पे बात आती है कि इवन दो इंडस्ट्रियल आउटपुट और प्रोडक्शन ऑफ गुड वेंट अप बाय मोर देन 9 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड, एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप बाय अराउंड 3 टाइम्स। यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो जीडीपी रेट है, या जीडीपी रेट नहीं, सॉरी, जो ग्रोथ है गुड्स, जो प्रोडक्शन है गुड्स की, वो 9 टाइम्स ज़्यादा है ना? एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री वेंट अप बाय अराउंड 3 टाइम्स, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट केवल 3 टाइम्स ही है। गुड प्रोडक्शन ऑफ गुड इज 9 टाइम्स, वेयर एज एम्प्लॉयमेंट ऑफ इन द इंडस्ट्री इज ओनली बाय 3 टाइम्स। ऐसे ही आपको टर्शरी सेक्टर में दिखता है। टर्शरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन है इस सर्विस सेक्टर की, टर्शरी सेक्टर की, 14 टाइम्स, वेयर एज एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे केवल 5 टाइम्स है। तो एम्प्लॉयमेंट कम है लेकिन प्रोडक्शन ऑफ गुड ज़्यादा है। इस वजह से हो क्या रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारी कंट्री में है वो प्राइमरी सेक्टर में जा रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एंड ओनली वन ओनली अबाउट 1/6 ऑफ द जीडीपी इज देयर इन दिस सेक्टर। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा रहे हैं प्राइमरी में, लेकिन ग्रोथ कितनी है इस सेक्टर की? ओनली 1/6। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन एम्प्लॉइंग वेरी लेस पीपल। डज दिस मीन कि वर्कर्स इन एग्रीकल्चर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे कुड? आप देखो, 10 लोग एक काम कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन केवल ऐसी हो रही है एक के बराबर। तो क्या जो वो 10 में से 9 लोग हैं वो एम्प्लॉयड हैं? नहीं है, केवल एक ही एम्प्लॉयड है, क्योंकि एक जो है वो सारा काम कर पा रहा है, वो उतनी प्रोडक्शन कर पा रहा है। उससे ज़्यादा प्रोडक्शन जो आप लोग 9 मिलके भी नहीं कर पा रहे हो वो एक अकेला कर पा रहा है। सो दिस इज़ व्हाट वी विल सी नाउ इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जब आपको लगता है कि आप एम्प्लॉयड हो बट यू आर नॉट रियली एम्प्लॉयड। फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी सेक्टर में बहुत कम जीडीपी ग्रोथ हुई है, यानी कि बहुत कम प्रोडक्शन हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग, परिवार के सभी जने जो है वो वही काम कर रहे हैं, वो सभी प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि हर कोई जो है वो उतना एबिलिटी जो उसका है काम करने का उतना कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। उसकी एबिलिटी है कि वो इतना काम कर सके, लेकिन वो उतना कर ही नहीं पा रहा है ना? क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि एक काम पे 10 लोग जुड़ गए हैं। तो इसे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जब आपको लगता है कि यू आर एम्प्लॉयड बट यू आरंट एम्प्लॉयड, इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ओके? जहाँ पे आपको अपीयर होता है कि आप एम्प्लॉयड हो बट इन रियलिटी यू आरंट। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको इधर यही बताया गया है कि व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। The kind of the underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed। क्या है कि एक ऐसी टाइप ऑफ सिचुएशन है जिसमें एक इंसान के पास देखो, underemployment is in contrast with the simple unemployment. Why? Underemployment में क्या है, it appears that you are employed but you aren't, but whereas in unemployment you are clearly visible as being unemployed. So ये डिफरेंस है अनएम्प्लॉयड में और अंडर एम्प्लॉयमेंट में। अनएम्प्लॉयमेंट जब अंडर एम्प्लॉयड होती है दैट इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल। तो अब मैं इसको नेक्स्ट क्लासेस शुरू करूँगी, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तब तक आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।